हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में मैं एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा और ये जो स्टोरी है ये लिखी है गार्सिया मार्केज़ ने। ये किताब है इनकी स्ट्रेंज पिलग्रिम्स। इसमें काफ़ी सारी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, अराउंड 11 से 12 शॉर्ट स्टोरी हैं। उसी में से एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है आई सेल माई ड्रीम्स। इस शॉर्ट स्टोरी के बारे में आपसे मैं बात करूँगा। अब है क्या इसमें कहानी में जो सेटिंग है वो है हवाना की। हवाना कहाँ है? अगर आप मैप देखेंगे तो जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इसके बीच में जो सेंट्रल अमेरिका वाला एरिया है, ये जो कैरिबियन सी वाला जो एरिया है, यहाँ पे एक कंट्री है क्यूबा। तो जो क्यूबा कंट्री है उसकी कैपिटल है हवाना। तो ये जो हवाना जो जगह है क्यूबा में, वहाँ पे एक होटल में जो नरेटर हैं, जो कहानी सुना रहे हैं, वो बैठे होते हैं। तो होटल में बैठे हुए हैं नरेटर और ब्रेकफास्ट उन्होंने भी किया होता है। तो आराम से बैठे होते हैं एक बड़ी सी लॉबी में। सुबह का टाइम है, 10-11 बजे होंगे। तो होता क्या है, सामने समुंदर है। समुंदर में ना एक बहुत ऊंची वेव उठती है, बहुत ऊंची वेव। और एकदम से अब बीच में ये होटल है, इधर समुंदर है, बीच में 2 रोड जा रही हैं। तो ये जो वेव उठती है ये इतनी ऊंची उठती है, इतनी ताकतवर होती है कि बीच की दोनों रोड्स को क्रॉस करके सीधा होटल पे आती है और जो होटल की जो शीशा होता है उसको तोड़ देती है। पूरा चकनाचूर हो जाता है, पूरा चकनाचूर। और इतना पावरफुल था वो जो वेव टकराई है कि जो अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनको ऐसा लगता है भूकंप आ गया, सारे के सारे हिल जाते हैं। सोफे ऐसा लगता है ऐसा हवा में उड़ गए हों, घबरा जाते हैं लोग। लेकिन थोड़ी देर बाद समुंदर शांत हो जाता है और कुछ घंटों बाद रिपेयरिंग हो जाती है। होटल वाले उसकी रिपेयरिंग कर देते हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल। लेकिन कुछ घंटों बाद मालूम पड़ता है कि जब वो वेव उठी थी तो उसके साथ साथ उस वेव ने एक कार को भी उछाल दिया था और वो कार भी होटल की खिड़की से आके टकरा गई थी। और वो बिल्डिंग में, जो होटल की बिल्डिंग है, उसमें कार अटक गई है। तो फिर ऐसे बुलाया जाता है, पुलिस आती है वहाँ पे और जो हेल्पर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है। तो कार को निकाला जाता है। जब कार को निकालते हैं तो उसमें मालूम पड़ता है कि इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती है पूरी। तो उसमें मालूम पड़ता है कि जो कार थी उसमें एक लेडी भी थी। एक लेडी बैठी हुई है ड्राइविंग सीट पे, सीट बेल्ट लगा रखी है। और इतना तेज़, समझिए ना, जो समुद्र की वेव है उसने उसको उछाला है और सीधा आके वो होटल की बिल्डिंग से टकराई है। तो इतना तेज़ वो एक्सीडेंट है, उस लेडी की डेथ हो जाती है। उस लेडी की डेथ हो जाती है। अभी तक लगा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब कार को निकाला गया तो मालूम पड़ा कि एक डेथ भी हो गई है, अनफॉर्चुनेटली। तो अगले दिन क्या होता है कि वो नरेटर भी वहीं पे था। वो न्यूज़पेपर में उस लेडी के बारे में पढ़ता है और जब उस लेडी के बारे में पढ़ता है तो एक चीज़ पे उसका जो ध्यान है वो एकदम जाता है न्यूज़ पे। क्योंकि वो जो लेडी थी उसने एक अंगूठी पहनी थी। ये प्रॉपर पुलिस फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई तो मालूम पड़ा कि वो जो लेडी थी उसने एक अंगूठी पहनी थी और जो अंगूठी थी उसकी जो शेप है वो बिल्कुल सांप जैसी थी। और उस अंगूठी में जो सांप जैसे शेप की थी उसमें एक हरे से रंग का पत्थर लगा हुआ था, एमेराल्ड का, इसको पन्ना बोलते हैं हिंदी में। और बिल्कुल वो सांप की आंख में लगा था। तो सोचिए, अंगूठी पहनी है, सांप के शेप की है और सांप की जो आंख है बिल्कुल ऐसा लग रहा है हरे रंग की है, क्योंकि उसमें स्टोन लगा है हरे रंग का पन्ना। तो ये न्यूज़पेपर में निकला था। अब जब वो नरेटर है उस न्यूज़पेपर को पढ़ता है तो उसको कुछ याद आता है। वो कहता है, यार ऐसी एक लेडी, अभी जिसकी डेथ हुई है ये एक्सीडेंट में कल, ऐसी एक लेडी मुझे बहुत साल पहले वियना में मिली थी। कहाँ मिली थी? वियना में। तो अब ये कहानी अब बैक में जाएगी। अब वो जो नरेटर है वो न्यूज़ को पढ़ के उस कहानी के बारे में सोच रहा है, पीछे बैक में
क्योंकि उसको लगता है वो जो लेडी की डेथ हुई है कहीं ये वही लेडी तो नहीं है जो मुझे लेडी पहले मिली थी वियना में। वियना कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। जर्मनी देश है, उसके बगल में एक देश है ऑस्ट्रिया, उसकी कैपिटल है वियना। तो वो कहता है आज से 34 साल पहले, अराउंड 34 ईयर्स पहले मुझे एक लेडी मिली थी और उसने भी सेम बिल्कुल ऐसी अंगूठी पहनी थी, तो कहीं ये वही लेडी तो नहीं। अब इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए होता क्या है, 1950s के आसपास का टाइम होता है, 1950s के आसपास का टाइम। अब जो वियना की बात कर रहा है तो 1950s के टाइम पीरियड में पहुंच रहा है नरेटर। 1950s में क्या था, जो वियना था एक तरीके से दो हिस्सों में डिवाइडेड था। एक तरफ सोवियत यूनियन का डोमिनेंस था, एक तरफ यूएस का डोमिनेंस था वहाँ पे वियना में, ठीक है। तो और वियना एक शुरू से ही बड़ा कल्चरल कैपिटल रहा है, लेकिन क्योंकि 1950s तक आते आते ये हो गया था कि एक तरफ सोवियत यूनियन का डोमिनेंस है और एक तरफ यूएस का डोमिनेंस है, तो वहाँ पे आप देखेंगे वियना में बहुत सारा स्पाइस मिलते थे, बहुत तरह की ब्लैक मार्केटिंग भी होती थी और बड़ा हलचल सी हो गई थी वहाँ पे उस टाइम पे वियना में। तो इस टाइम पीरियड की बात है। तो यहाँ पे जो नरेटर है वो एक दिन बैठा होता है, एक काइंड ऑफ एक बड़े से टेवन में बैठा है। टेवन एक काइंड ऑफ एक बार समझ लीजिए, बार में बैठा होता है, खाना वगैरह खा रहा होता है। तो इतने में उसको एक लेडी दिखाई देती है और जनरली वो जो जगह है वो स्टूडेंट्स के लिए, तो मोस्टली वहाँ स्टूडेंट्स आते थे, लेकिन वहाँ पे वो लेडी भी बैठी है और ऐसा लग रहा है कि उसके पास इतना पैसा है कि वो सबको, वहाँ जितने स्टूडेंट्स हैं सबको खाना खिला सकती है। अब नरेटर उसको पहली बार देखता है तो उसका डिस्क्रिप्शन बताया गया, लेडी का डिस्क्रिप्शन कैसा है, अपीयरेंस कैसा है। एक तो वो स्पेनिश में बात कर रही है, ठीक है, और जो उसकी आवाज़ है वो मतलब काइंड ऑफ थोड़ी दमदार आवाज़ है उसकी, और एज उसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 30 के आसपास है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसकी एजिंग फास्ट हो गई है। शी इज़ नॉट ब्यूटिफुल बट शी इज़ काइंड एंड शी पेज रिस्पेक्ट टू एवरीवन। और जो उसकी सबसे खास बात है वो उसकी रिंग है, वही रिंग जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो जो नरेटर वहीं बैठा होता है तो उसको लगता है पहले कि ये यहीं की लेडी है, मतलब ऑस्ट्रिया की है, लेकिन जब बातचीत होना स्टार्ट होती है तो उसको मालूम पड़ता है कि ये तो कोलंबिया की है। तो बताती है कि जब मैं आई थी तो मैं म्यूज़िक सीखने आई थी, मैं हूँ कोलंबिया से, लेकिन मैं यहाँ पे आई थी सीखने म्यूज़िक सीखने आई थी। अब वो फिर पूछता है कि आप म्यूज़िक सीखने आते हो, वो सब ठीक है, लेकिन मतलब देखने से ऐसा लगता है कि आप काफ़ी, आपके पास पैसा बहुत है, ठीक है। और सच में उसके पास पैसा उस टाइम इतना था कि जितने भी वहाँ स्टूडेंट्स थे उस जगह पे वो सबको खाना खिला सकती थी फ्री में। तो क्योंकि जो उसने जिस तरह से उसका ड्रेसिंग सेंस है वो ऐसा लग रहा है कि वो रिच है काफ़ी। उसने एक फ़र का कोट पहना हुआ है और यहाँ गले में भी जो फ़र है वो बड़ा एक्सपेंसिव सा फ़र है, ऐसा लगता है जैसे कि जो फॉक्स टेल होती है ना, जैसे एक लोमड़ी की जो टेल से जो फ़र होता है वो उसने पहना हुआ है कोट के बिल्कुल इधर गले की साइड में। तो ये बड़ा एक्सपेंसिव कपड़ा है, तो कपड़ों वपड़ों से और हाव ताव से वो काफ़ी रिच लग रही है। तो वो थोड़ा इसलिए हैरान होता है कि भाई इतनी रिच लेडी यहाँ पे मतलब क्यों खाना खाने आई है। तो वो बताती है कि मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं कोलंबिया से हूँ और स्पेशली कोलंबियंस के लिए रेस्टोरेंट है। फिर बातचीत होना स्टार्ट हो जाती है। तो नरेटर पूछता है कि आप यहाँ पे कैसे आए, वियना में आपका क्या वो है बैकग्राउंड। तो बताती है कि मैं म्यूज़िक सीखने आई थी और मेरे को आए हुए यहाँ पे 15-20 साल हो चुके हैं। वो जो नरेटर है वो लेडी से पूछता है कि आप क्या करती हैं। वो बताती है कि मैं ना सपने सेल करती हूँ, मैं सपने बेचती हूँ। नरेटर को समझ में नहीं आता, वो कहता सपने बेचती हैं, ये क्या बात हुई, सपने बेचना ये कौन सा कोई प्रोफेशन हुआ। तो बताती है देखिए कि मैं जो सपने देखती हूँ ना वो बिल्कुल सच हो जाते हैं और मैं लोगों के बारे में बिल्कुल एक्यूरेटली उनका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। अब नरेटर को बड़ा हैरानी होती है, यार ये कैसे हो सकता है, मतलब कोई जादूगर है, मतलब क्या है ये। वो बताती है अपने बारे में कि बचपन में छोटे थी जब मैं, तो बताती है कि तभी मैंने अपने जो 5 साल का जो छोटा भाई था, मैंने अपनी मदर को बताया था कि मेरे को सपना आया है कि इसकी जो डेथ है वो डूबने से होगी। सपना मैंने देखा था और मैंने अपनी मदर को ये बात बता दी थी और मदर ये बात जानती थी कि बचपन से इसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है, सपने देख लेती है और सपने सच होते हैं इसके। और उसने अपने 5 साल के छोटे भाई के लिए ये सपना देखा था।
तो जो उसकी मदर है उसके भाई को ना बिल्कुल भी पानी से दूर रखती है, बिल्कुल पानी के पास जाने ही देती किसी भी तरीके से, क्योंकि उसकी बड़ी बहन ने बता दिया था सपना ऐसे ऐसे है। तो एक दिन वो अपनी मदर को बोलती है कि मेरा मतलब सपने का ये नहीं है, जब मैं ये बात बोल रही हूँ कि वो डूब के मरेगा तो उसका मतलब पानी से नहीं है। तो उसकी मदर पूछती है फिर किससे है? भाई आदमी पानी में डूब के मरता है और कैसे मरेगा? वो कहती है मेरा मतलब है, आप ठीक से समझे नहीं, वो एक सिंबल है, सिंबॉलिक फॉर्म में सपने आते हैं, ठीक है। तो मतलब इसका ये है कि ये मीठा खाने से मरेगा, इसको मीठे से दूर रखो। उसकी मदर को बात समझ में नहीं आती कि मीठे से क्या लिंक है डूबने का, लेकिन अब वो उसको पता था उसकी बेटी के पास तो स्पेशल एबिलिटी है, स्पेशल पावर्स हैं, तो वो दूर रखती है अपने लड़के को। लेकिन लड़का जो होता है वो मीठे का बड़ा शौकीन है। 5 साल का बच्चा है, बच्चे तो खाते हैं चॉकलेट वगैरह खाते रहते हैं। तो एक दिन क्या होता है, वो एक बड़ी सी चॉकलेट ले आता है, वो खाता है, छुप छुप के खाता है घर वालों से, क्योंकि मम्मी ने तो मना किया था। तो खाता है तो एक दिन उसके गले में चॉकलेट अटक जाती है, और चॉकलेट के अटकने से गले में उसकी डेथ हो जाती है। तो एक्चुअल में क्या होता है, आप सोचेंगे कि ये कैसे कनेक्शन बना उसके सपने का। उसने कहा था कि उसकी बड़ी बहन ने कि इसकी डेथ जो होगी वो डूबने से होगी, और वो जो डूबने से हुई है वो पानी नहीं है जो उसकी मदर ने समझा था, गलत समझ लिया था। वो डूबना मीठे में डूबना था, तो एक तरीके से मीठे में डूब के उसकी डेथ हो गई, सिंबॉलिक फॉर्म में था। तो अब जब ये बात वो नरेटर को बता रही है, वहाँ बैठी हुई है टेवन में, वियना में, तो वो उस टाइम 30 साल के आसपास है, तो पुरानी उसको मेमोरी रिकलेक्ट करके बता रही है, मैं इस तरह से मेरे जो सपने हैं बड़े पावरफुल होते हैं और मैं सपने आगे तक के देख सकती हूँ। अब उसको पहले तो विश्वास नहीं होता नरेटर को, यार ये जो बात कह रही है कैसे सच हो सकती है। लेकिन बाद में मालूम पड़ता है उसकी लेडी के बारे में कि वो सच कह रही थी, क्योंकि जब उसका वो पता करता है ना कि वो वहाँ पे क्या करती है वियना में, तो मालूम पड़ता है कि एक बहुत ही रईस घराने में, बड़े ही रिच फैमिली में वो वहाँ पे इसी तरीके से वहाँ पे रह रही थी, यही उसका प्रोफेशन था। वो जो जिस घर में रह रही थी ना वियना में, आई तो कोलंबिया से थी, तो वहाँ पे वियना में एक रिच फैमिली थी, उसने उनके फ्यूचर के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया। वो फैमिली में हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे थे, सबके बारे में बताती थी, ये आपके साथ ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला। और बिल्कुल उसके पास, मैंने बोला, स्पेशल पावर थी, उसकी जो बातें थी बिल्कुल ठीक होती थी। तो फैमिली ने बोला कि भाई आप हमारे यहाँ रहो, उसको एक स्पेशल एक रूम दे दिया, खाना पीना दिया, सब दिया, बस आप हमें हमारा फ्यूचर बताते रहो, आप सपने देखते रहो। एग्जैक्ट नेम तो नहीं मालूम होता, लेकिन ये मालूम पड़ता है उसका नाम फ्रीडा है। तो फ्रीडा करके मालूम पड़ता है उसका नाम है, लेकिन रियल नेम कभी नहीं मालूम पड़ता, बस जो सामने आता है वो ये आता है कि फ्रीडा नाम है। उसको फिर वो कई बार उस जगह पे मिलती है, उसी टैवन में, उसी, मैंने बोला था ना, उसी जो एक बार टाइप का है वहाँ पे वो कई बार मिलती है नरेटर को। अब एक दिन क्या होता है, वो जो फ्रीडा है वो नरेटर को बताती है कि एक बात सुनो, मैं आज तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तो नरेटर कहता है क्या हुआ? वो कहती है कि तुम वियना छोड़ दो, अगर तुम यहाँ रहे तो तुम मारे जाओगे। अब नरेटर को ये बात बताती कि ये झूठ नहीं बोलती, और इसके जो सपने हैं ये बड़े पावरफुल होते हैं, इसकी प्रेडिक्शन बड़ी पावरफुल होती हैं। तो उसी रात को ना वो ट्रेन पकड़ के वियना छोड़ देता है नरेटर, और सीधा रोम चला जाता है, वहाँ रहता है। ठीक है, तो एक चीज़ ये थी कि ये मालूम पड़ता है कि उसकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो बड़ी पावरफुल हैं फ्रीडा की। अब होता क्या है, अब फ्रीडा वहाँ रहती है, और धीरे धीरे जो जिस फैमिली में रहती है उसकी प्रेडिक्शन इतनी पावरफुल होती है, सब जगह फेमस हो जाती है। तो जो घर के मालिक होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा उसको दे देते हैं कि भाई ये तुम रखो, क्योंकि तुम हमारे लिए बड़ी, जो तुम्हारी प्रेडिक्शंस हैं वो बड़ी यूज़फुल हैं। ठीक है, तुम यहीं इसी घर में रहो, तो मैं तो तुम्हें एक पूरा प्रॉपर्टी का एक हिस्सा भी दे देता हूँ। तो फ्रीडा फिर वहाँ रहती है, धीरे धीरे उसका नाम हो जाता है उस पूरे वियना में। अब होता क्या है, नरेटर तो चला गया है, नरेटर चला गया रोम। अब कहानी आगे आती है, करीबन 13 साल और बीत जाते हैं। उसने उसको बोला था, फ्रीडा ने नरेटर को, कि तुम 5 साल वियना लौट के मत आना। अब 5 साल तो क्या, 13 साल बीत जाते हैं। अब कहानी 13 साल आगे है। अब ये कहानी वियना से शिफ्ट होकर आ गई है स्पेन में,
अब कहानी शिफ्ट हो गई है स्पेन में, अब स्पेन की कहानी है। तो वहाँ पे एक शहर में नरेटर होता है। उस दिन जिस दिन नरेटर शहर में है, वहाँ पे एक बड़े स्पेशल गेस्ट की एंट्री होती है। उस गेस्ट का नाम है पाब्लो नरूदा। अब पाब्लो नरूदा कौन है? देखिए, पाब्लो नरूदा साउथ अमेरिका के एक कंट्री है चिले। चिले के बहुत बड़े एक फेमस पोइट थे, बहुत फेमस पोइट थे, इतने फेमस पोइट थे कि नोबेल प्राइज़ मिला था इनको लिटरेचर में। पाब्लो नरूदा बचपन से ही इनको लिखने का बहुत शौक़ था, और जो इनकी एक राइटिंग्स हैं 21 लव पोइम्स एंड सॉन्ग्स ऑफ डेस्पेयर, तो ये बड़ी फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। इनफैक्ट जो राइटर हैं इस कहानी के, गार्सिया मार्केज, वो तो ये बोलते थे कि पाब्लो नरूदा मतलब एक तरीके से मेरे गुरु हैं। तो बड़ी रिस्पेक्ट करते थे गार्सिया मार्केज पाब्लो नरूदा की। और अगर आप इनकी राइटिंग्स पढ़ते हैं पाब्लो नरूदा की, तो उसमें एक तरह से ना एक सरियल टच है। सरियल टच क्या होता है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आप उसमें बहुत सारे मैजिकल एलिमेंट्स एडेड हैं, उसमें बहुत आपको लगेगा सपनों की दुनिया है, एक सपनों की सी दुनिया है। मैं एग्जांपल देता हूँ इसका, सरियल लिटरेचर का, जो उनकी पोइम्स हैं। जैसे एक पोइम में लिखते हैं कि मेरी जो लेग्स हैं, मेरी जो टांगे हैं, उसकी जगह पे ऐसा लग रहा है दो शार्क हैं। वो टांगे नहीं है, वो दो मछलियों में, दो शार्क में मेरी टांगे ट्रांसफॉर्म हो गई हैं। और वो शार्क हैं वो ऊन की बनी है, ऊन जिससे स्वेटर बनता है ना, उससे बनी हुई है। और वो जो ऊन भी है वो सोने की है। तो ये आप देखोगे मतलब कई सारे इसमें वो ड्रीम लाइक एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं, मैजिकल एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं। तो ये एक तरह से सरियल लिटरेचर में आता है, ठीक है। इसको टर्म यूज़ किया जाता है सरियल लिटरेचर। बहुत तक ये आपको मैजिकल रियलिज्म के क्लोज लगेगा, लेकिन मैजिकल रियलिज्म में इसमें थोड़ा डिफरेंस है कि इसमें बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ होता है मैजिकल एलिमेंट्स का, बिल्कुल सपनों का, ड्रीम लाइक वर्ल्ड का। जो रियल वर्ल्ड है उससे आपको काफ़ी डिस्कनेक्टेड लग सकता है, डिफरेंट लग सकता है। मैजिकल रियलिज्म में आपको रियल वर्ल्ड में ही मैजिकल एलिमेंट्स दिखाई देंगे। तो इसमें डिग्री जो है ना सरियल लिटरेचर में बहुत ज़्यादा है मैजिकल एलिमेंट्स के यूज़ होने की, ठीक है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का यूज़ होने का। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब तो ये इस तरह की पोइट्री लिखते थे पाब्लो नरूदा। ये एक तरीका है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सारा का सारा ही सरियल लिटरेचर है इनका। बहुत लव पे इन्होंने काफ़ी लिखा है, और मैं बोलूँगा पॉलिटिक्स पे काफ़ी लिखते थे। अब जिस टाइम पे आए थे, अब इसमें कहानी वापस आते हैं, मैंने आपको एक हल्का सा इनको ओवरव्यू दिया। जिस टाइम पे पाब्लो नरूदा वहाँ आते हैं तो वहाँ पे स्पेन का सिविल वॉर ख़त्म हुआ था। स्पेन में ना, ये मैंने बोला स्पेन में सिविल वॉर हुआ था लेफ्ट विंग और राइट विंग के बीच में, ठीक है, जिसमें जो लेफ्ट विंग है उसकी हार होती है और राइट विंग जो है वो जीत जाता है। तो अब ये क्या होता है कि टाइम बीत जाता है फिर उस वॉर के बाद भी, तो थोड़ा सा राइट विंग की पावर भी अब हल्का हल्का धीरे धीरे डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाती है। तो अब पाब्लो नरूदा को, क्योंकि मैंने बोला वो लेफ्ट विंग के सपोर्टर थे, उनको वहाँ से निकाल भी दिया जाता है स्पेन से। लेकिन अब ये वापस आए क्योंकि अब थोड़ा सा राइट विंग की पावर डाइल्यूट हो गई है। तो अब इनका आना स्पेन में काफ़ी बड़ा एक बड़ा मोमेंट माना जा रहा है। तब होता क्या है कि ये वहाँ पे आए हैं, तो जिस तरह से डिस्क्राइब किया नरेटर ने, ऐसा लगता है जैसे मतलब ये जब चलते हैं तो इस तरीके से ये चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे एक बच्चा होता है ना, बच्चे की जो ऑब्जर्वेशन है उस तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आप देखिए जो एक आर्टिस्ट है उसकी ऑब्जर्वेशन कितनी पावरफुल है, हर चीज़ को ऐसे देख रहे हैं जैसे उसको पहली बार देख रहे हैं। तो जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो बड़ी पावरफुल है। फिर आके करते क्या है, वहाँ पे जब स्पेन में आते हैं तो ये दिखाया गया, एक शिप से आए थे, वहाँ पे एक बड़े पुराने से बुक स्टोर में जाते हैं और वहाँ एक बड़ी पुरानी सी बुक होती है। तो उस बुक को ख़रीदने के लिए बहुत पैसा देते हैं। इतना पैसा शायद किसी इंसान की 2 महीने की जितनी सैलरी होती है उतना पैसा वो एक पुरानी बुक को ख़रीदने के लिए दे देते हैं। तो इससे मालूम पड़ता है कि कितना इनके लिए लिटरेचर और आर्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मालूम पड़ता है, ठीक है। फिर ये जो पाब्लो नरूदा होते हैं ये नरेटर से मिलते हैं और साथ में फिर सब ये एक जगह पे खाना खाते हैं। अब जब ये खाना खा रहे होते हैं तो खाने के बड़े शौकीन हैं, खाने की काफ़ी बातें करते हैं। और तो जब खाना खा रहे होते हैं तो एकदम से नरेटर को बोलते हैं, नरेटर के साथ ही बैठे हुए हैं, कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पीछे से ना कोई लेडी मुझे देख रही है।
तो ज़रा चेक करो तुम। और ये बात सच होती है, जैसे ही नरेटर पीछे देखता है तो वहाँ वो लेडी बैठी होती है। वो लेडी कौन है? वो फ्रीडा है, वही फ्रीडा जो सपने बेचती है। तो फ्रीडा को देख लेता है, फ्रीडा के पास जाता है, बातचीत होती है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम बाद मिला है, 13 साल हो गए हैं, 13 साल पहले फ्रीडा मिली थी। तो अब वो पाब्लो नेरूदा तो जो खाना खा के अपना सोने चले जाते हैं, और जो नरेटर होते हैं, ठीक है, वो फ्रीडा के साथ बाहर टहलने निकल जाते हैं। ठीक है, जब टहल रहे होते हैं तो बातचीत चलती है। तो वो फ्रीडा बोलती है कि अब तो तुम वियना जा सकते हो, मैंने तो 5 साल के लिए मना किया था, तो तुम तो 13 साल हो गए, अब तुम जा सकते हो, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो कहता नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी प्रेडिक्शन से बड़ी डर लगता है मुझे, अब तुमने प्रेडिक्शन कर दिया तो मुझे बहुत डर है, मैं तो नहीं जाऊँगा वियना, अब इतनी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। ठीक है, अब फिर वो अपने बारे में बताती है कि अब कैसे मैं भी वियना से अब शिफ्ट हो गई हूँ, अब मैं पोर्चुगल में रहती हूँ। ठीक है, जो पोर्चुगल है वो स्पेन के बगल में कंट्री है। तो कहती है मैं वहाँ शिफ्ट हो गई हूँ क्योंकि मैंने वहाँ एक बड़ा सा घर ले लिया, और वो घर काफ़ी बड़ा आलीशान सा है। और तो बहुत तक नरेटर पूछता है कि इतना पैसा आपके पास कहाँ से आया? तो बताती है कि यार मैंने वहाँ प्रेडिक्शंस में करती थी, तो धीरे धीरे लोगों ने अपने आप ही पैसा देना स्टार्ट कर दिया, तो इतना पैसा उसके पास आ गया था। तो फिर ये बातचीत होती है। अब इतने में क्या होता है कि जो पाब्लो नेरूदा हैं वो तो सोने चले गए थे, और पाब्लो नेरूदा के बारे में बताया गया जो सोते थे तो बड़ा बिल्कुल ऐसे सोते थे, मतलब एक जैसे होता है ना, आप दिन के टाइम पे हम सोते हैं लंच करने के बाद एक नैप लेते हैं, तो उस टाइप की नैप है, लेकिन उसको भी बड़ा स्पेशल तरीके से लेते हैं वो, कि जिस कमरे में वो सोते हैं उसमें एक पर्टिकुलर टाइप का साइलेंस होना चाहिए, इतनी खिड़की खुली होनी चाहिए, इतनी खिड़कियाँ बंद होनी चाहिए, इतनी डार्कनेस होनी चाहिए, इतनी लाइट होनी चाहिए। तो वो जो सोने का जो प्रोसेस है, जो नैप है, इसको सियस्ता बोलते हैं, ये भी एक बड़ा आर्टिस्टिक तरीके से कर रहे हैं वो। ठीक है, तो उसका कंपैरिजन करा गया है स्टोरी में, एक जैसे जापान में चाय पीते हैं, जापान में चाय पीने का ना एक स्पेशल एक रिचुअल है, उसको नॉर्मल चाय की तरह नहीं पीते वो ऐसे पीते हैं जैसे कि मान लीजिए वो एक मेडिटेशन हो। जैसे अभी आपने एक मेडिटेशन का नाम सुना होगा जो वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत फेमस है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। तो जापान में जो चाय पीना है वो उसको माइंडफुलनेस मेडिटेशन की तरह से ही लेते हैं, कि एक स्पेशल बंदा आएगा वो आपको चाय सर्व करेगा, एक स्पेशल रूम होगा, आप उस स्पेशल रूम में जाएंगे, और एक स्पेशल तरीके का यूटेंसिल होगा जिसमें आपको चाय दी जाएगी, और आपको बहुत साइलेंस वहाँ मेंटेन करना पड़ेगा। और जब आप चाय पियेंगे तो हर चीज़ को आप फील करेंगे, जो आपने कप पकड़ा है हाथ में उसको आप फील करेंगे, आप जब चाय पी रहे हैं उसके टेस्ट को फील करेंगे। तो बिल्कुल माइंडफुल होके उस मोमेंट में आप बिल्कुल होंगे, उसको जिएंगे, तब आप पिएंगे, आप पास्ट और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे। तो वो एक बड़ा ही एक आर्टिस्टिक और एक बहुत ही आप कह सकते हो एक स्पिरिचुअल एक एक्ट है चाय पीना भी जापान में। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे स्टोरी में राइटर कंपेयर करते हैं, जो पाब्लो नेरूदा जिस तरह से सोते हैं वो बिल्कुल वैसे ही सोते हैं जैसे जापान में एक जो मैंने बताया चाय का जो कल्चर है। ठीक है, तो उसको भी एक उन्होंने एक आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है पाब्लो नेरूदा ने अपनी स्लीप को, क्योंकि मैंने बोला था ना कि स्पेशल वो ध्यान रखते हैं कितना साइलेंस होना चाहिए, कितनी लाइट होनी चाहिए, ठीक है, और कितनी खिड़कियाँ खुली होनी चाहिए, कितनी खिड़कियाँ बंद होनी चाहिए। तो इस तरीके से फिर अब एकदम से क्या होता है, पाब्लो नेरूदा नींद से उठ के आते हैं बाहर, और वो नरेटर को बोलते हैं अरे यार मैंने सपना देखा है, और सपने में मैंने ना वो लेडी देखी है जो मेरे पीछे बैठी थी, जो सपने बेचती है। ठीक है, अब पहले तो जब उनको ये बात मालूम पड़ी थी कि वो लेडी सपने बेचती है तो वो इस बात को मानते नहीं थे, वो मानते ही नहीं थे। वो कहते थे कि सपनों में आदमी कैसे फ्यूचर देख सकता है, फ्यूचर तो खाली हम पोइट्री के थ्रू देख सकते हैं, एक पोइट ही देख सकता है। लेकिन अब उनको भी सपना आता है, और वो आगे बताते हैं नरेटर को कि मैंने ना सपने में ये देखा कि मेरे सपने में जो फ्रीडा है वो भी सपना देख रही है, मतलब सपने में भी सपना। ये पाब्लो नेरूदा बोलते हैं नरेटर को। तो जैसे वो ये बात बोलते हैं तो इतने में वो जो नरेटर है, नरेटर नाम लेता है कि यार ये जैसा आप बता रहे हैं सपने में सपना, ये तो ऑलरेडी अर्जेंटीना में एक राइटर थे, वो भी इसके बारे में बहुत लिखते थे। वो बताते हैं नरेटर कि ये तो जो आप बात कर रहे हैं कि आपने सपने में सपना देखा है, ये तो एक अर्जेंटीना के राइटर थे बॉर्जेस, ये भी इस तरह से लिखते थे। तो जो पाब्लो नेरूदा कहते हैं अच्छा, तो यानी कि मतलब ये जो मैं आइडिया आपको बता रहा हूँ ये कोई बहुत
अब जो ओरिजिनल नहीं है, यानी कि बॉर्जेस ने पहले इसको ऑलरेडी लिखा हुआ है, या वो इसको दोबारा लिख देगा। तो इससे मालूम पड़ता है ये क्यों यूज़ हुआ है, ताकि ये दिखाने के लिए जो ग्रेट राइटर्स होते हैं उन्हें ऑलरेडी बाकी लिटरेचर के बारे में, बाकी आर्ट के बारे में बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होती है, वो जानते हैं इस चीज़ को और इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो हमारा वर्क है वो कितना ओरिजिनल है, कि कहीं पहले किसी और ने तो ऐसा वर्क नहीं किया हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो इस तरह से कनेक्ट करने की कोशिश करिए कहानी में। अब फिर क्या होता है, ये बात बोल के जो पाब्लो नेरूदा होते हैं, मैंने बोला था शिप से आए थे स्पेन में, कुछ टाइम के लिए रुकने के लिए आए थे उस जगह पे, और इनको फिर आगे जाना था कहीं, तो वापस फिर ये शिप की तरफ जाते हैं। तो जब ये शिप की तरफ वापस जाते हैं तो जो नरेटर है वो उनको, ठीक है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट उनको छोड़ने के लिए जाते हैं शिप में वापस। जब उनको वापस छोड़ते हैं तो देखते हैं इमीडिएटली सबको बाय करने के बाद जो पाब्लो नेरूदा हैं वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपना कॉपी पेन निकालते हैं और फिर वो लिखने लग जाते हैं। तो इससे भी मालूम पड़ता है कि जो ग्रेट ये जो राइटर्स हैं या जो ग्रेट आर्टिस्ट हैं, आर्ट उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मतलब जब भी उनको टाइम मिलता है वो कहीं ना कहीं अपनी आर्ट में इन्वॉल्व रहते हैं। अब होता क्या है कि नरेटर वापस आ रहा होता है, शिप से उतर रहा होता है, तो इतने में उसको दिखाई देता है कि जो फ्रीडा है वो भी वहीं उसी शिप में बैठी है, क्योंकि फ्रीडा भी आगे कहीं उसको जाना था, वो भी उसी शिप में आई थी। तो अभी फ्रीडा भी ना, अभी उसने बिल्कुल नींद से उठी थी, ठीक है, और वो बोलती है कि मेरे को भी एक सपना आया है। नरेटर कहता है आपको क्या सपना आया है? आप, क्योंकि जब उस सपने के बारे में फ्रीडा बात करेगी तो बड़ा ध्यान से सुनता है नरेटर, उसको पता है उसके पास प्रेडिक्शन करने की पावर है। वो पूछता है क्या सपना है आपको? वो कहता है मैंने ये सपना देखा, फ्रीडा बताती है, मैंने सपना देखा कि जो पाब्लो नेरूदा है वो मुझे सपने में देख रहे हैं। आप समझ रहे हैं? वो कहती है मैंने ये सपना देखा कि जो पाब्लो नेरूदा है वो मुझे सपने में देख रहे हैं। अब वो हैरान हो जाता है, वो कहता है सर क्या मतलब है? नरेटर पूछता है, वो कहती है ज़रूरी नहीं है कि हर सपने कोई मीनिंग हो, ये नॉर्मल भी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही बस मुस्कुरा देती है और बाय कह देती है सबको, नरेटर को। अब क्या होता है कि ये सारी बातें नरेटर याद कर रहा है, मैंने बताया था ना, ये याद कर रहा है, वो न्यूज़पेपर पढ़ के स्टार्टिंग में, वापस कहानी पहुंची है बिल्कुल स्टार्टिंग में, वो कहानी में याद कर रहा है। और उसको मालूम पड़ता है कि ये बात सच है कि वो जो उस लेडी की जो डेथ हुई है, वो जो कार्स मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, पहले सीन में जो वेव से कार उछल के आती है, होटल की बिल्डिंग से टकराती है, तो उसे मालूम पड़ता है कि ये फ्रीडा ही थी, फ्रीडा की डेथ हो गई है। अब अफसोस तो होता है उसको, लेकिन क्या करें, लाइफ है, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती। अब क्या होता है, लेकिन उसको ये मालूम पड़ता है कि जो फ्रीडा थी वो पोर्चुगल में शिफ्ट हो गई थी, मैंने बताया था, और जो पोर्चुगल के जो एम्बेसडर थे, ठीक है, वो उनके साथ काम कर रही थी। तो एक दिन ऐसी कहीं पार्टी में नरेटर पहुंच जाते हैं और उनको जो पोर्चुगल के एम्बेसडर होते हैं और उनकी वाइफ होती हैं वो मिल जाते हैं। तो नरेटर पहुंचते हैं, उनसे बात करते हैं, पोर्चुगल के जो एम्बेसडर होते हैं उनसे पूछते हैं कि ऐसे ऐसे आप फ्रीडा को जानते होंगे आप तो। वो कहते हैं हाँ, वो तो हमारे साथ ही काम करती थी, और वो बड़ी तारीफ़ करते हैं कि जो फ्रीडा है वो तो बहुत ही कमाल की लेडी थी, उनके डेथ से हमें बहुत बड़ा लॉस हुआ है। तो उनकी जो वाइफ होती हैं वो भी ज्वाइन कर लेती हैं कॉन्वर्सेशन, वो बोलती हैं एम्बेसडर की वाइफ की हाँ फ्रीडा बहुत ही कमाल की लेडी थी, उनके जाने से हमें सच में बहुत सिग्निफिकेंट लॉस हुआ है, और बड़ी तारीफ़ करते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। तो एंड में वो नरेटर कहता है मुझे एक बात बताइए कि करती क्या थी? वो सब तो ठीक है, आप तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि वो करती क्या थी? तो बताते हैं कि वो ना सपने देखती थी। जी हाँ, वो सपने देखती थी। अब आप सोचेंगे कि ये कहानी का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या मतलब है इस कहानी का? देखिए, पहली तो कहानी में ये निकल के आता है कि जो सपने हैं वो पावरफुल हो सकते हैं, क्योंकि जो फ्रीडा के थ्रू हमें मालूम पड़ता है, जैसे उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी थी कि उसके सपनों में प्रेडिक्टिव पावर थी, तो ये यहाँ पे निकल के आता है कि सपने भी हैं वो पावरफुल हो सकते हैं। पहली चीज़ ये, और स्पेशली आप देखिए जो गार्सिया मार्केज़ हैं, मार्केज़ जो हैं वो कोलंबिया को बिलोंग करते हैं, और कोलंबिया में जो ड्रीम्स हैं और जो सुपरनैचुरल एलिमेंट्स हैं, इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन होता है। अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे कोलंबिया के बारे में, कल्चर के बारे में, तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि ड्रीम्स के बारे में और जो सुपरनैचुरल एलिमेंट्स हैं उसके बारे में वहाँ पे काफ़ी डिस्कशन होता है। तो ये इसलिए बार बार उनकी कहानी में दिखाई देता है। पहली चीज़ ये, ठीक है। तो सपनों की पावर के बारे में मालूम पड़ता है हमें इस कहानी में। सेकंड, ये मालूम पड़ता है कि जो रियलिटी है, इमेजिनेशन है, सपनों की एक दुनिया है,
ये तीनों कभी कभी ब्लेंड हो सकते हैं, इनके बीच में एक बड़ी थिन लाइन है और वो थिन लाइन ब्लेंड हो सकती है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? देखो, जैसे जो नरेटर है, नरेटर रियलिटी को ज़्यादा कैप्चर कर रहा है। पाब्लो नेरूदा है, वो पोइट हैं, वो इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड को ज़्यादा कैप्चर कर रहे हैं। और जो फ्रीडा है, फ्रीडा सपनों की दुनिया को ज़्यादा कैप्चर कर रही हैं। जो एक सुपर नेचुरल आप बोल सकते हैं दुनिया, वो उसको ज़्यादा कैप्चर कर रही हैं। तो रियलिटी, इमेजिनेशन, ड्रीम वर्ल्ड, ठीक है, ये क्योंकि ड्रीम वर्ल्ड हमें सुपर नेचुरल लगता है क्योंकि हमारी अभी समझ के परे है वो, हम ड्रीम्स को ठीक से समझ नहीं पाते। तो इसलिए ये जो तीनों वर्ल्ड हैं, रियलिटी, इमेजिनेशन और सपनों की दुनिया, या जो सुपर नेचुरल वर्ल्ड भी आप कह सकते हो, कभी कभी ये ब्लेंड हो सकते हैं। और उसकी वजह से फिर ये क्वेश्चन उठता है कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है, जो कि आज तक भी फिलॉसफी का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द नेचर ऑफ रियलिटी, जो एब्सोल्यूट रियलिटी है उसका नेचर क्या है। ये फिलॉसफी का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो ये था वीडियो, आज की स्टोरी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कहानी कैसी लगी। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।